हेलो दोस्तों, मैं राजन आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग लेखपाल के लिए ग्राम समाज और विकास की टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर रहे थे। 1 से लेके 6 तक की टेस्ट सीरीज़ हम लोग अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। आज टेस्ट सीरीज़ नंबर 7 हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही आप सभी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो हम लोग टेस्ट 7 नंबर 7 प्रैक्टिस सेट नंबर 7 सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, जरीब में कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं? यानी कि जो जरीब होती है, जब जरीब से जिसे मापा जाता है ज़मीन को, उसमें कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती हैं। इसमें से प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.6 फीट यानी कि 7.92 इंच होती है। जरीब की मानक लंबाई 66 फीट यानी कि 22 गज होती है। ठीक है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए कि जरीब में कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो आप लोग सीधे सीधे लिख दीजिए कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 100 कड़ियाँ होती हैं। जरीब की कुल कड़ियों में 100 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म किस देश में हुआ? ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म किस देश में हुआ? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, इजराइल, जर्मनी या जापान। तो इजराइल में हुआ था ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म। कहाँ पे? इजराइल में ड्रिप सिंचाई को टपक सिंचाई प्रणाली भी कहा जाता है। हिंदी में टपक सिंचाई प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट है, जो कि यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन है कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये तो संत कबीर नगर में स्थित है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछ रहा है बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन आप सभी लोग देख लीजिए, संत कबीर नगर, फैजाबाद, गोंडा या उन्नाव। तो बखीरा पक्षी विहार जो है संत कबीर नगर में स्थित है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है। ये यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, दीपा नामक स्थानांतरित कृषि किस क्षेत्र में किया जाता है? कौन सा? दीपा नामक स्थानांतरित कृषि किस क्षेत्र में किया जाता है? दीपा नामक स्थानांतरित कृषि किस क्षेत्र में किया जाता है? दीपा नामक स्थानांतरित कृषि किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन है बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी झारखंड। तो दीपा नामक स्थानांतरित कृषि जो है छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यहाँ आप सभी लोग देख लीजिए कि किस राज्य में क्या नाम दिया जाता है स्थानांतरित कृषि को। जैसे आंध्र प्रदेश में पेंडा या पोंडू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में दीपा, जो कि अभी क्वेश्चन में पूछा गया था कि दीपा नामक स्थानांतरित कृषि किस क्षेत्र में किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा दीपा नामक स्थानांतरित कृषि किया जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी नामक स्थानांतरित कृषि और झारखंड में कुरुवा और पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि। ठीक, झूम कृषि जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है हमारे प्रदेश के राजधानी लखनऊ में स्थित है। ठीक, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय कपास संस्थान जो है नागपुर में स्थित है और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वाराणसी में स्थित है। यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह कई जगह बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, 6 क्वेश्चन है, भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है मणिपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना? मणिपुर में की गई थी। ठीक, कब किया गया था? तो 1993 में किया गया था। 1993 में किया गया था भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 7th क्वेश्चन है, अध्ययन से संबंधित है। क्या क्वेश्चन है? 7th क्वेश्चन है, पोमोलॉजी किससे संबंधित है या पोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो पोमोलॉजी जो है फल के अध्ययन को कहा जाता है, फल विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है। और उसी प्रकार पोमी कल्चर जो है फल उत्पादन से संबंधित है। फ्लोरी कल्चर जो है फ्लावर होता है ना, फ्लावर
तो फ्लोरी उसी से संबंधित है, आप सभी लोग इससे रिलेट करके पढ़िएगा। तो फ्लावर को हिंदी में कहते हैं पुष्प, तो पुष्प उत्पादन से। ओलेरी कल्चर यानी कि सब्जी उत्पादन से, ओलेरी कल्चर सब्जी उत्पादन से। 8th क्वेश्चन है, पटवारी प्रणाली की शुरुआत किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था? तो पटवारी जिसे लेखपाल कहा जाता है आज के समय, तो पटवारी प्रणाली की शुरुआत किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम। जबकि अकबर के शासनकाल में पटवारी प्रणाली को जो है बढ़ावा दिया गया, इसके शासनकाल में शुरुआत नहीं हुई थी, इसने अकबर ने जो है इस पटवारी प्रणाली को जो है बढ़ावा दिया था, परंतु शेर शाह सूरी के शासनकाल में ही जो है पटवारी प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। 9th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अन्य जो है अन्य राज्यों में से संबंधित हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा। 10th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन है? उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन है? ऑप्शन आप सभी लोग देख लीजिए, हरदुआगंज तापीय परियोजना, औरैया तापीय परियोजना, ऊंचाहार तापीय परियोजना या ऑप्शन डी दादरी तापीय परियोजना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना है हरदुआगंज। कौन सा है? हरदुआगंज तापीय परियोजना। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है इस टेस्ट सीरीज का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, मतलब कहाँ से कहाँ चली थी प्रथम रेलगाड़ी? तो प्रथम रेलगाड़ी जो है प्रयागराज से कानपुर के बीच में चली थी। प्रयागराज से कानपुर के बीच में चली थी कब? 1859 में। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक की चली थी। ठीक, आप सभी लोग को यदि आता हो तो जरूर कमेंट में आंसर दीजिएगा। और 12th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी योजना की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय डेयरी योजना की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय डेयरी योजना की शुरुआत जो है 1912 में हुई, यानी कि 1912 में हुई। राष्ट्रीय डेयरी योजना की शुरुआत 1912 में हुई। ये इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, जो कि अमूल दूध पीता है इंडिया के नाम से स्लोगन है इसका। देखिए क्या लिखा हुआ है, 19 अप्रैल 1912 ईस्वी को गुजरात के आणंद से राष्ट्रीय डेयरी कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ हुआ था। अमूल दूध की स्थापना गुजरात के आणंद में हुई थी। वर्तमान में इसका स्लोगन क्या है? अमूल दूध पीता है इंडिया। ठीक। 13 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष किस वर्ष को घोषित किया? ये जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ है वो हर वर्ष को जो है हर वर्ष को कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाता है हर एक चीज़ को। जैसे जैव विविधता वर्ष जो है 2010 को घोषित किया था, जैव अंतर्राष्ट्रीय वन जो है 2011 को घोषित किया था, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 को, और अंतर्राष्ट्रीय फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2021 को घोषित किया था, और ये आपका 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया था 2016 में। और इसी प्रकार 2023 को क्या घोषित किया है, ये आप सभी लोग इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी लोगों के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है 2023 को। आप सभी लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष जो है 2016 घोषित किया था, और ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं या 8वीं? तो आप सभी लोग को पता होगा कि हॉर्टिकल्चर मिशन जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया था। 15 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं? उत्तर प्रदेश में कितने राज्य कृषि
विश्वविद्यालय कार्यरत हैं? उत्तर प्रदेश में कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं? तो आप सभी लोग देख लीजिए, ऑप्शन है 3, 4, 5 एंड 6। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 6 कृषि विश्वविद्यालय जो है कार्यरत हैं। कौन कौन से हैं? नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि फैजाबाद में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में स्थित है, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में स्थित है, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा में स्थित है, ये बांदा से ही स्टार्ट हुआ तो बांदा में स्थित है। नोट यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि एक डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय तथा एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? सैम हिगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज में। और दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपका झांसी में स्थित है। ठीक। 16 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? यह यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया है। आप सभी लोग देख लीजिए कि सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, पूर्वी जिला है बलिया, पश्चिमी जिला है शामली और दक्षिणी जिला है सोनभद्र। इस प्रकार से आप सभी लोगों के लिए बना दिया गया है। और 17 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में वर्णित है? पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में वर्णित है? आप सभी को पता होगा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया था अपने संविधान में। उसी प्रकार यहाँ पे बता रहा है कि पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसमें अनुच्छेद भी हैं जो कि 243 जी में इसके अधिकार और शक्ति और उत्तरदायित्व के बारे में वर्णन किया गया है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, एकल संचय 18 नंबर का क्वेश्चन है, एकल संचयन किसे कहते हैं? एकल संचयन किसे कहते हैं? एकल संचयन मीन्स होता है एक वर्ष में जब एक ही फसल उगाया जाए तो उसे एकल संचयन कहा जाता है। तो देखिए, एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाना को क्या कहते हैं? एकल संचयन कहते हैं। ठीक। 19 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आपका है इंदौर में स्थित है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल में स्थित है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में स्थित है और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है करनाल यानी कि हरियाणा में स्थित है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब प्रदान किया गया? मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब प्रदान किया गया? ऑप्शन है 2015, 2017, 2018 या 2019। तो मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा जो है वर्ष 2015 में प्रदान किया गया, नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से ही संबंधित है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मतलब शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपसे पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आप सभी लोग ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, बागपत, बलरामपुर, जौनपुर या कानपुर नगर। तो शिशु लिंगानुपात वाला जिला है आपका बलरामपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिला हैं। पहले नंबर पे है बलरामपुर, फिर दूसरे नंबर पे है संत कबीर नगर, फिर तीसरे नंबर पे है बहराइच तथा चौथे नंबर पे है बाराबंकी। ठीक। 22 नंबर का क्वेश्चन है, एक हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं? एक हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं? इस तरह के क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी लोग जितने भी मापन वाली एरिया से संबंधित हैं आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि कछवांशी, बिसवांशी, एक बिसवा बराबर क्या या उनवांशी, ये सभी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा आप सभी को।
जल्दी ही आप सभी के लिए वीडियो बनाई जाएंगी। क्वेश्चन है, एक हेक्टेयर कितने हेक्टेयर के समान होता है? तो एक हेक्टेयर जो है आपका 100 एयर के समान होता है, या एक एयर जो है 100 वर्ग मीटर होता है। एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर। ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है। तो जवाहर तारामंडल जो है इलाहाबाद में स्थित है। यह जो है यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल जो है कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कर दिया गया है नाम, वहाँ पे स्थित है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है रामपुर में स्थित है। और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला जो है गोरखपुर में स्थित है। कुल वर्तमान में 4 तारामंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 4 तारामंडल स्थित हैं। ठीक। 24 नंबर का क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? तो वंदे मातरम योजना जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें क्या होता है, इसमें वंदे मातरम योजना पहले बताइए आप सभी लोग किससे संबंधित है? तो वंदे मातरम योजना जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। आप सभी लोग एक्सप्लेनेशन पढ़िए। वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004 को, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कब शुरू किया गया, 4 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। यह योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। आप सभी को पता चल गया होगा कि वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य से संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत प्रथम बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये मिलने का प्रावधान है। ठीक है। इस योजना के तहत जो फर्स्ट टाइम जो है महिला प्रेग्नेंट होगी तो उसको 5,000 रुपये जो है मिलेंगे। 25 नंबर का क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस टेस्ट सीरीज का। क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, कौन सा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है हमारा मथुरा में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा मथुरा में स्थित है। ठीक। अब यहाँ पे कुछ महोत्सव दिए गए हैं कि कौन कौन से महोत्सव कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में मनाए जाते हैं। ये यूपी स्पेशल से संबंधित तथ्य दिए गए हैं। आप सभी की सुविधा के लिए मैं इसे भी पढ़ना चाहूँगा। जैसे सुलाहकुल महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। ताज महोत्सव, आप सभी लोग इसको ताजमहल से रिलेट कर लीजिएगा कि ताज महोत्सव जो है आगरा में मनाया जाता है। कजली महोत्सव महोबा में। सैफई महोत्सव इटावा में। कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद। गंगा महोत्सव वाराणसी। यमुना महोत्सव मथुरा। कल्की महोत्सव संभल। विंध्य महोत्सव मिर्ज़ापुर। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, क्योंकि ये जो भी महोत्सव हैं उत्तर प्रदेश के, वे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूपी SSSC भी इससे अछूता नहीं है, वो भी पूछ सकता है। ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं एक आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं। आग्रह छोटा सा है कि आप सभी को हमारे द्वारा यह किया गया प्रयास यदि अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।